एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में टारगेट स्टडी हब बाय एसआई ट्रिपल ए में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 में मूल विधि का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारतीय दंड संहिता 1860। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार जब दिसंबर 2017 में एग्जाम हुआ था तब भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। कुछ ये CBT टेस्ट हुआ था उस समय, कुछ शिफ्टों में अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ शिफ्टों में थोड़े से कम क्वेश्चन थे। लेकिन ये मान के चलिए कि मूल विधि के टॉपिक का ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सेक्शन है। देखो सबसे पहले की जो भारतीय दंड संहिता ये है क्या, पहले तो ये समझेंगे। भारतीय दंड संहिता एक ऐसी संहिता है जो भारत में हुए अपराधों पर किस अपराध पर कितना दंड मिलेगा ये बताने वाली जो संहिता है उसका नाम है भारतीय दंड संहिता। ठीक है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता जो है वो ये बताती है कि किस अपराध के लिए कितना दंड होगा। लेकिन यहाँ पर जो सीआरपीसी है वो बताती है कि जो अपराध हुआ है उसकी प्रोसेस क्या होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसीडिंग की। ठीक है, ये प्रक्रिया को बताती है, ये उस अपराध के लिए मिलने वाले दंड को बताता है। ठीक है, ये दोनों में फर्क है। ये प्रक्रिया के लिए है सीआरपीसी। जब हम आईपीसी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अपराध क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपराध की एक परिभाषा जो दी है, ठीक है, अपराध के बारे में देखेंगे। अपराध की परिभाषा जेम्स स्टीफन ने दी है। ठीक है, किसने दी है? जेम्स स्टीफन ने दी है। बाकी भी और सारे लोगों ने दी है, लेकिन यहाँ पर जो जेम्स स्टीफन की परिभाषा है वो काफी ज्यादा सही है। तो अपराध जो है वो है क्या? तो अपराध जो है एक ऐसा कृत्य, कृत्य का मतलब एक ऐसा काम है। ठीक है, एक ऐसा काम है जो विधि, ठीक है, जो विधि द्वारा कैसा होगा, निषिद्ध होगा। ठीक है, विधि विरुद्ध कह लो या इलीगल कह लो। ठीक है, और समाज के, ठीक है, जो नैतिक मनोभाव होंगे उनके कैसा होगा, प्रतिकूल होगा। मतलब जो नैतिक मनोभाव होंगे उनके कैसा होगा, विपरीत होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कार्य जो विधि विरुद्ध हो या विधि द्वारा निषिद्ध हो और समाज के नैतिक मनोभावों के क्या हो, प्रतिकूल हो, ऐसा प्रत्येक कार्य क्या कहलाएगा, अपराध कहलाएगा। ठीक है ना। अब अपराध के लिए ये सवाल आ जाता है कि अपराध के कितने तत्व होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपराध के कितने तत्व होते हैं। हमेशा याद रखना है कि अपराध के कितने तत्व हैं, 4 तत्व हैं। ठीक है, अब 4 तत्व में क्या क्या होगा ये हमें देखना है। तो चारों तत्व में सबसे पहले तो किसी मानव का होना अति आवश्यक है अपराध के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पड़ोस में किसी का पालतू कुत्ता है। ठीक है, अगर वो आपको काट लेता है तो आप ऐसे में कुत्ते के विरुद्ध तो कोई अपराध का FIR नहीं लिखवाएंगे। किसके विरुद्ध लिखवाएंगे, उसके मालिक के विरुद्ध। तो यहाँ पर जो अपराध के लिए एक मानव का होना क्या है, आवश्यक है। दूसरी बात, अगर कोई अपराध होता है तो अपराध के लिए आपकी मन स्थिति, ठीक है, बहुत जरूरी है। दुराशय मतलब आपका आशय, जो गलत आशय है, दुराशय, वो होना अत्यावश्यक है, तभी ये अपराध होगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर जो कृत्य है, जो काम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपराधिक काम होना चाहिए। और आखिर में उस काम से, जो आपने आपराधिक काम किया, उससे क्या होनी चाहिए, क्षति होना चाहिए, किसी को नुकसान होना चाहिए। अब किसी को मतलब यहाँ पर मानव को भी नुकसान हो सकता है, समाज को भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, किससे नुकसान होगा, आपके द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य से नुकसान होगा। यही अगर आईपीसी की बात करें कि आईपीसी किन लोगों पर लागू नहीं होती है, तो ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किन लोगों पर आईपीसी लागू नहीं होती है। ध्यान देना, यहाँ राष्ट्रपति पर आईपीसी लागू नहीं होगी। ठीक है, राष्ट्रपति को जो है अनुच्छेद 361 के तहत ये छूट प्राप्त है। राज्यपाल पर लागू नहीं होगी, विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों पर लागू नहीं होगी, युद्ध के समय में जो शत्रु देश की सेनाएं होंगी उन पर लागू नहीं होगी, जो राजदूत होते हैं, एम्बेसडर, उन पर लागू नहीं होगी, एम्बेसी में जो होते हैं, और ये शत्रु देश के जो जलयान होते हैं उन पर लागू नहीं होती। अगर भारत के क्षेत्र की बात की जाए कि कितने क्षेत्र की में होगा, तो हमेशा याद रखना कि समुद्र के अंदर भारत का क्षेत्र जो होता है वो 12 नॉटिकल मील तक होता है या 12 समुद्री मील तक होता है। ये बात हमेशा याद रखना, कितने तक होता है, 12 समुद्री मील तक। उसके बाद इंपोर्टेंट में है कि आईपीसी से कुछ क्वेश्चन तो अगर आपको जुबानी याद है तो हमेशा याद रखना कि वो आपके लगभग मिलेंगे। सबसे पहले तो ये आता है कि आईपीसी कब लागू हुई। ठीक है, आईपीसी जब पूछा जाएगा कि कब लागू हुई तो वो 1 जनवरी 1800 कब लागू हुई, 62 को। ध्यान रखना लागू हुई है,
1 जनवरी 1862 को क्या हुई है, लागू हुई है। अगर यहीं पर ये सवाल पूछा जाए कि भारत की विधान परिषद में ये कब पारित हुई थी, भारत की विधान परिषद में कब पारित हुई थी, तो आप लिखेंगे 6 अक्टूबर 1860 में। ठीक है, ध्यान रखना दोनों, लागू होना 1 जनवरी 1862, पारित होना विधान परिषद में 6 अक्टूबर 1860 में। उसके बाद आता है इसका विस्तार कितना है। विस्तार के लिए आपको एक डेट याद रखनी होगी थोड़ी सी, ये है 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 से पहले तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये शेष भारत में लागू थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर राज्य से हट करके किस में चला गया, केंद्र शासित प्रदेशों में, तब से ये संपूर्ण भारत पर लागू है। तो ये स्थिति अब वर्तमान में क्या है, संपूर्ण भारत पर इस समय क्या लागू है, आईपीसी लागू है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे सबसे इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि यहाँ पर इसमें आईपीसी में कितने अध्याय हैं। तो हमें याद रखना है कि आईपीसी में कितने अध्याय हैं, 23 अध्याय हैं। और पूछा जाता है कि आईपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं, तो आईपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं, 511 धाराएं हैं आईपीसी में। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैंने आपको बता दिए हैं कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में कितने अध्याय हैं, 23 हैं। अब एक एक करके उन अध्यायों के अंदर का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अध्याय नंबर 1 को। सबसे पहले देखेंगे किसको, अध्याय नंबर 1 को। अध्याय नंबर जो 1 है उसका विस्तार अगर पूछा जाए कि अध्याय 1 में कितनी धाराएं हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 5 तक क्या है, धाराएं हैं। ठीक है, अध्याय 1 में कितनी धाराएं हैं, 1 से लेकर 5 तक है। अध्याय अगर ये पूछ लिया जाए कि अध्याय 1 का नाम क्या है, तो याद रखना कि अध्याय 1 का नाम क्या है, प्रस्तावना, यानी कि इंट्रोडक्शन उसका क्या है, नाम है। ठीक है, हाँ, ये बताएगा कि हम जो जिस संहिता को हम पढ़ रहे हैं आखिर ये क्या है, उसके विषय में बताएगा। प्रस्तावना आप सभी समझते ही होंगे। ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं नंबर 1, सबसे पहले आते हैं पहली धारा पर। ठीक है, धारा नंबर 1, आईपीसी की पहली धारा ये बताती है कि जिसको हम पढ़ रहे हैं क्या, संहिता, संहिता का नाम और इसका क्या होगा, विस्तार कहाँ तक होगा, क्या विस्तार होगा इसका। तो अगर नाम की बात की जाए तो इस संहिता का नाम क्या है, भारतीय दंड संहिता। और अगर मैं विस्तार की बात करूं तो विस्तार कहां तक है, मैं आपको बता चुका हूं, 31 अक्टूबर 2019 के बाद संपूर्ण भारत में इसका वर्तमान में इसका क्या होगा, विस्तार होगा। अगर धारा नंबर 2 देखें हम, तो धारा 2 ये कहती है कि भारत के अंदर, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर इस संहिता के में दिए गए उपबंधों के प्रतिकूल अगर कोई कार्य करता है या उसका लोभ करता है, तो उसके लिए जो उस अपराध का जो दंड होगा वो इस संहिता के अनुसार होगा। ऐसे ही हम बात करें धारा नंबर 3 की, तो धारा नंबर 3 कहती है कि भारत के बाहर के किंतु उसके अंदर विधि के अनुसार विचारणीय जो भी अपराध होंगे उनके लिए दंड की बात कौन सी करती है, धारा नंबर 3। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये जो धाराएं हैं 4 और 5, इनको आप छोड़ सकते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे तो ओरली 5 को देख सकते हो, लेकिन कोई ज्यादा खास नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हो, कोई ऐसी। अब बात करते हैं आईपीसी भारतीय दंड संहिता के अध्याय नंबर 2 की। अगर बात ये आती है कि अगर कहीं पर क्वेश्चन है कि अध्याय नंबर 2 जो कि आईपीसी का है उसका विस्तार कहाँ तक है, तो अब बता देंगे कि धारा नंबर 6 से लेकर के धारा जो है वो 52A तक उसका विस्तार है। अगर ये पूछा जाए कि अध्याय 2 का क्या नाम है, तो अध्याय 2 का नाम जो है वो आप बता देंगे कि साधारण स्पष्टीकरण, या फिर कह सकते हैं कि परिभाषाएं भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ पर जो धारा 6 से लेकर 52A तक की बात की, ये सभी धाराएं वो परिभाषाओं से संबंधित है। मतलब यहाँ पर सभी उन शब्दों का या सभी उन शब्दों की परिभाषा दी हुई है जिसका प्रयोग इस पूरी संहिता में किसी न किसी धारा में हुआ है। सबसे पहले देखेंगे हम धारा नंबर 6 की अगर बात करें, तो धारा नंबर 6 ये कहती है कि इस अध्याय में जो भी परिभाषाएं, इस संहिता में जो भी परिभाषाएं दी हैं, इस पूरी संहिता में जो भी परिभाषाएं दी हैं उन्हें अपवादों के अधीन समझा जाएगा, उन्हें अपवादों के अधीन समझा जाएगा। धारा नंबर 7 इंपोर्टेंट नहीं है, 8 को देखते हैं। 8 ये कहती है कि लिंग के बारे में बताती है, जेंडर। ठीक है, अगर कहीं पर इस संहिता में कहीं भी पुल्लिंग लिखा है तो उसका मतलब ऐसे माना जाएगा कि वो स्त्री के लिए भी प्रयोग हुआ है और पुरुष के लिए भी प्रयोग हुआ है। धारा नंबर 10 पुरुष के लिए बताती है और स्त्री के लिए बताती है। पुरुष का मतलब यहाँ पर नर मानव से होगा और स्त्री का मतलब यहाँ पर नारी मानव से होगा। चाहे पुरुष चाहे वो किसी भी स्थिति के हों,
अगर वो 2 साल का है, 1 साल का है, तब भी वो पुरुष है। 50 साल का, 60 साल का, तब भी वह पुरुष है। कोई भी स्त्री चाहे वो किसी भी उम्र की हो, या 1 साल, 2 साल, 3 साल, 50 साल, 60 साल, वो स्त्री किसी भी आयु की होगी तो वो स्त्री मानी जाएगी। धारा नंबर 11 कहती है, व्यक्ति के बारे में बताती है। व्यक्ति में स्त्री पुरुष के साथ साथ कंपनी, निगम, व्यक्ति निकाय शामिल होंगे। चाहे, ये याद रखना, चाहे तो वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, व्यक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। ध्यान से समझना, व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्ति में स्त्री और पुरुष तो आएंगे, कंपनी, निगम, व्यक्ति निकाय भी शामिल होंगे। अगर बात करें हम 14 की, ये गवर्नमेंट सर्वेंट को परिभाषित करती है, सरकार के सेवक। अगर बात करें हम धारा 17 की, तो धारा 17 सरकार के बारे में बताती है। तो सरकार, कोई भी सरकार, चाहे तो वह केंद्र सरकार हो, चाहे तो वह राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार के बारे में बताती है। धारा नंबर जो 18 है वो भारत के विषय में बताती है कि कितना भारत होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष हिस्से को भारत कहा जाता था, उतने हिस्से पर। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर भी शामिल करते हुए संपूर्ण भारत का मतलब यहाँ पर 18 के अंतर्गत भारत से है। ठीक है, अगर जो 31 अक्टूबर 2019 से पहले की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में रणवीर सिंह पैनल कोड लागू था, आईपीसी वहां पर लागू नहीं थी। ये बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, वहां पहले आईपीसी लागू नहीं थी, लेकिन अब आईपीसी संपूर्ण भारत में लागू है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब देखते हैं धारा नंबर 19 जो है वो परिभाषित करती है न्यायाधीश को। न्यायाधीश कौन व्यक्ति होगा? कानून द्वारा प्राधिकृत ऐसा व्यक्ति जिसको न्याय करने का अधिकार प्राप्त हो। कानून द्वारा प्राधिकृत ऐसा व्यक्ति जिसको न्याय करने का अधिकार प्राप्त हो, न्यायाधीश कहलाएगा। कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर हम धारा नंबर 20 की बात करें तो 20 कहती है न्यायालय के विषय में। तो न्यायालय क्या होगा? जहां न्यायाधीश बैठेगा, सिंपल है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसा स्थान जहां पर कानून द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जिसे न्याय करने का अधिकार प्राप्त हो अपने कार्य को करे, तो ऐसा स्थान क्या कहलाएगा? न्यायालय कहलाएगा। अगर हम बात करें धारा नंबर 21 की, ये काफी इंपॉर्टेंट धारा है, तुम्हें यहाँ पर देखा, यहाँ अगर 14 की बात की जाए और यहाँ पर 21 की बात की जाए तो इसमें काफी बड़ा डिफरेंस भी है। यहाँ पर जो धारा 21 है वो दर्शाती है पब्लिक सर्वेंट के लिए। ठीक है, धारा नंबर जो 21 है वो किसको दर्शाती है? पब्लिक सर्वेंट को, वो परिभाषित करती है पब्लिक सर्वेंट को। धारा नंबर अगर 22 की बात करें, 22 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है संपत्ति से संबंधित। तो यहाँ धारा नंबर 22 जो है वो जंगम संपत्ति को परिभाषित करती है। जंगम संपत्ति का मतलब हो जाएगा यहाँ पर चल संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया या ले जाया जा सके। ऐसी संपत्ति कौन सी संपत्ति कहलाएगी? जंगम संपत्ति कहलाएगी या चल संपत्ति कहलाएगी। ऐसी संपत्ति जो इस श्रेणी में नहीं आएगी, मतलब जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जा सके, ऐसी संपत्ति क्या कहलाएगी? स्थावर संपत्ति कहलाएगी या अचल संपत्ति कहलाएगी। अगर हम चाहें तो इसको एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। मान लीजिए कि जमीन पर लगा हुआ कोई पेड़ है, जमीन पर लगा हुआ कोई पेड़ है तो वो अभी स्थावर संपत्ति में होगा, अचल संपत्ति में होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति उस पेड़ को काट लेता है और अब उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है तो वही बदल जाएगा किसमें? चल संपत्ति में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम स्थावर संपत्ति की परिभाषा को ऐसे भी देख सकते हैं कि जमीन या भूमि और उससे संबद्ध कोई भी वस्तु किसमें आएगी? स्थावर संपत्ति में आएगी। उसके बाद देखते हैं धारा नंबर 23। धारा नंबर 23 जो है वो सदोष लाभ और सदोष हानि को परिभाषित करती है। सदोष लाभ क्या है? ठीक है, सदोष लाभ को हम कह सकते हैं अनुचित लाभ। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं इसकी परिभाषा में कि विधि विरुद्ध साधनों का प्रयोग करते हुए, विधि विरुद्ध साधनों का प्रयोग करते हुए ऐसी संपत्ति हासिल करना या प्राप्त करना जिसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति हकदार ना हो, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? सदोष लाभ कहलाएगा। इसी तरह हम देखें सदोष हानि की परिभाषा, तो विधि विरुद्ध साधनों का प्रयोग करते हुए ऐसी संपत्ति का हानि उठाना या ऐसी संपत्ति को खो देना,
ऐसी संपत्ति की हानि उठाना या ऐसी संपत्ति को खो देना जिसको खोने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार ना हो, तो वो क्या कहलाएगी, सदोष हानि कहलाएगी, या फिर हम कह सकते हैं उसे अनुचित हानि। उसके बाद देखते हैं धारा नंबर 24। धारा नंबर 24 जो है वो बेईमानी को परिभाषित करती है, बेईमानी से किए गए कार्य को, यानी बेईमानी से जो बेईमानी हम करेंगे उसको दर्शाती है। बेईमानी का यहाँ सीधा मतलब ये है कि हम अनुचित लाभ या अनुचित हानि के लिए जो कार्य करते हैं, मतलब ऐसा कोई कार्य जिससे एक व्यक्ति को लाभ हो और दूसरे व्यक्ति को हानि हो, ऐसा कार्य ये कहा जाएगा कि वो बेईमानी से किया गया है। किसी भी, अब यहाँ पर देखते हैं धारा नंबर 25। धारा नंबर 25 कहती है कि कपट पूर्वक अगर कोई काम किया जाएगा तो उसको ये कहा जाएगा, अगर कपट के साथ कोई काम किया गया तो ये कहा जाएगा कि वो कपट पूर्वक उस व्यक्ति ने उस कार्य को किया है। यहाँ पर धारा आईपीसी की धारा नंबर 26 कहती है कि विश्वास करने का कारण, ये इंपोर्टेंट धारा, इसको समझ सकते हैं हम, वैसे कोई ज्यादा ये भी नहीं कि एग्जाम में आ ही जाए, लेकिन हम इसको समझना जरूर है। विश्वास करने का कारण का मतलब ये है, जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि एक सुनार है, ठीक है, उसके पास कोई व्यक्ति जिसके कपड़े मैले कुचैले और फटे हुए हैं और वो मान लो 5 तोले की चैन उसके पास बेचने ले जाता है, तो सुनार के पास ये विश्वास करने का कारण होगा, क्यों है, क्योंकि उसके कपड़े मैले कुचैले हैं, फटे हैं, तो उसके पास 5 तोले की चैन कहाँ से आई, इसलिए यहाँ पर सुनार के पास ये विश्वास करने का कारण है कि ये चैन उसकी नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल से समझे तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि कोई पुलिस कांस्टेबल अपने गश्त पर जा रहा है और मान लो वो देखता है कि रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला और वो उसे देखते ही तुरंत भागने लगता है, तो यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल के पास ये विश्वास करने का कारण है कि जरूर उसने कुछ न कुछ क्या किया है, गलत किया है, अन्यथा वह भागता नहीं। तो ये बातें जो है वो विश्वास करने के कारण में आ जाएंगी। कुछ हद तक यहाँ पर अगर हम धारा देखें 27 को, तो 27 में ये कहा गया है कि चाहे तो पत्नी के कब्जे में संपत्ति हो, चाहे तो आपके लिपिक के कब्जे में संपत्ति हो, और चाहे तो आपके सेवक के कब्जे में संपत्ति हो, ऐसी मानी जाएगी जैसे कि वो आपकी संपत्ति है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कूटकरण, ये इंपोर्टेंट धारा है, धारा 28 आईपीसी की धारा 28 कूटकरण को परिभाषित करती है। कूटकरण है क्या, ठीक है, ध्यान से समझना। कूटकरण का मतलब यह है कि किसी नकली वस्तु को, ठीक है, इस तरह बनाना कि वो असली वस्तु प्रतीत हो, तो ये क्या कहलाएगा, उसका कूटकरण कहलाएगा। यहाँ पर अब ये जो धारा है ये 2, 29 और 29 का, इनमें देखते हैं। 29 में जो है दस्तावेजों को परिभाषित किया गया, डॉक्यूमेंट्स आप सभी जानते हैं, परिभाषा बताने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता हो। 29A को देखते हैं, 29 का को देखते हैं। 29A में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जो होंगे उसको बताया गया है, उसको परिभाषित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज क्या क्या होंगे उस पर ध्यान देते हैं। जैसे हमारा मोबाइल, कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप, हम सीडी, ठीक है, और देख सकते हैं हमारी डीवीडी जो कैसेट होती है वो, ठीक है, और मान लो मेमोरी कार्ड, ठीक है, इस तरह के सभी चीजें क्या होंगी, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होंगे। हार्ड डिस्क, ठीक है, सीसीटीवी कैमरे फुटेज, उनके वीडियोस, वो सब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होंगे। अब उसके बाद बात करते हैं मूल्यवान प्रतिभूति, ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करते हैं। इसमें देखते हैं मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है, ऐसी जो दस्तावेज या ऐसी प्रतिभूति कह लो जिसका प्रयोग एक तरह से धन के रूप में किया जा सके, वो क्या कहलाएंगे, मूल्यवान प्रतिभूतियां कहलाएंगी, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो जमीन के कागज हो गए, चेक हो गया, डीडी हो गया, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट, और हमारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, इस टाइप की जो चीजें होंगी वो किस में आएंगी, मूल्यवान प्रतिभूति में आएंगे। अब उसके बाद देखते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट धारा है ये, धारा नंबर 34। मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि सब इंस्पेक्टर के किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ दिया हुआ है सामान्य आशय। सामान्य आशय का मतलब क्या है ये समझते हैं कि सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। अगर किसी सामान्य आशय को, उनका मोटिव एक ही है, वो उस आशय को पूरा करने के लिए कुछ लोग, मान लो 3 या 4 लोग कोई काम करते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति ने उस कार्य को किया है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लो यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं और ये बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका गेट है, 4 व्यक्ति हैं, A B C D, तो A व्यक्ति जो है वो गेट को तोड़ देता है,
ठीक है। बी व्यक्ति जो है लॉकर रूम से चाबी को चुरा लाता है, और सी व्यक्ति जो है उस चाबी से जो है उस माल को क्या कर लेता है, जो उस फैक्ट्री में है उसको चोरी कर लेता है। और डी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर कार लिए हुए तैयार है, ठीक है। डी व्यक्ति यहाँ पर कार लिए हुए क्या है, तैयार खड़ा है कि जैसे ही वो लोग आएंगे मैं उनके साथ चल दूंगा। तो यहाँ पर सभी में, यहाँ पर ए बी सी और डी, इन चारों व्यक्तियों पर 34 लगेगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर पूर्व में मस्तिष्क मिलन कर लिया था। और यहाँ ध्यान रखना, धारा 34 में पूर्व मस्तिष्क मिलन अत्यावश्यक है। तो यहाँ पर इन्होंने सभी ने ऐसा कार्य किया, तो ये माना जाएगा कि ये काम जो है ए ने भी किया है, बी ने भी किया है, सी ने भी किया है और डी ने भी किया है। अगर ये ऐसे बिल्कुल ऐसे मान सकते हैं जैसे इन्होंने इंडिविजुअली किया। अब देखते हैं धारा नंबर 39। ये आईपीसी की धारा 39 जो है वो बताती है स्वेच्छा पूर्वक। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं इसे आसान शब्दों में कि जानबूझकर, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है, इस परिभाषा को अगर देखें, जानबूझकर का मतलब केवल इतना है, जैसे कोई व्यक्ति चोरी की वस्तु को लेता है और वो ये बात जानता है कि ये वस्तु किसकी है, चोरी की है, तो ऐसा कहा जाएगा कि उसने स्वेच्छा पूर्वक उसका क्रय किया है या जानबूझकर उसने उस वस्तु को खरीदा है, ठीक है। धारा नंबर जो 40 है आईपीसी की, वो अपराध की परिभाषा को दर्शाती है, ठीक है। अपराध की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ, विधि विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। यहाँ पर देखें 41 में, धारा 41 जो है वो विशेष विधि को बताती है, ठीक है। विशेष विधियां कौन सी होती है, जो किसी विशेष विषय के लिए बनाया जाए, ठीक है, और संपूर्ण भारत में लागू हो, ऐसी विधियां क्या कहलाती हैं, विशेष विधियां कहलाती हैं। विशेष विधि में अगर हम समझे, जितने भी माइनर एक्ट हैं, ठीक है, माइनर एक्ट आप देखते हैं जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, ठीक है, SC/ST एक्ट है, ठीक है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है, ठीक है, और इस तरह और दूसरे भी देख सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, ये इस सब तरह के जितने भी होंगे। और ये मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो है, NDPS एक्ट है, ये सारे एक्ट जो है वो क्या कहलाते हैं, विशेष विधि कहलाते हैं, जो किसी विशेष विषय के लिए बनाए गए हों। धारा नंबर 42 जो है वो परिभाषित करती है स्थानीय विधि के बारे में। स्थानीय विधि का मतलब ये है कि जो किसी पर्टिकुलर स्थान पर लागू हो, ऐसी विधि क्या कहलाएंगे, स्थानीय विधि कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जो DP एक्ट है, दिल्ली पुलिस एक्ट, वो केवल दिल्ली यानी कि दिल्ली में ही क्या होगा, वो लागू होगा। हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता ना, और बाकी क्षेत्रों में केवल और केवल कितने में होगा, दिल्ली के में होगा। ऐसा नहीं कि हरियाणा पर भी लागू हो, यूपी में लागू, नहीं, तो वो केवल उस स्थान विशेष के लिए है। वो किसके लिए, जो दिल्ली पुलिस एक्ट है वो केवल किसके लिए है, दिल्ली के लिए है। ये 43 जो है वो काफी इंपोर्टेंट धारा है, ठीक है। 43 ये बताती है, क्षति को परिभाषित करती है। क्षति कितने प्रकार की होगी, तो आईपीसी जो अध्याय 2 है उसके अनुसार 43 के अनुसार जो है, आईपीसी 43 के अनुसार क्षति जो है वो 4 प्रकार की होगी। एक तो होगी शारीरिक क्षति, ठीक है, हाथ का टूट जाना या अंग किसी का अंग भंग हो जाना शरीर का, इस टाइप की। मानसिक यानी कि जो मेंटली तनाव वगैरह, इस टाइप के जो मानसिक क्षति होगी। संपत्ति आप समझ सकते हैं, संपत्ति का चले जाना या छूट जाना या खो जाना, ये कौन सी क्षति होगी, ठीक है, संपत्ति की। और ये जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, मानहानि, ठीक है, ये इज्जत की क्षति कैसे है, जैसे हम लोग बोलचाल में बोलते हैं इज्जत को बट्टा लगना, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर हम बात करें आगे धारा नंबर 52 की, 52 जो है वो सद्भावना पूर्वक बताती है। जैसे कोई भी काम जो आपने नेक नियति से किया है, तो ये कहा जाएगा कि आपने उस कार्य को कैसे किया है, सद्भावना पूर्वक किया है, गुड फेथ से किया है, नेक नियति से किया है, गुड इंटेंशन से किया है, ठीक है। आगे देखते हैं धारा 52A है, ठीक है, वो आश्रय को बताती है। अब आश्रय का मतलब यहां समझते हैं, जैसे कोई किसी भी व्यक्ति को, या आप कह सकते हैं कि पुलिस की कार्यवाही से किसी अपराधी को बचाने, या फिर कह सकते हैं कि न्यायालय की किसी कार्यवाही से किसी व्यक्ति को, दोषी को, अपराधी को बचाने के लिए उसे खाना देना, घर मुहैया कराना, हथियार देना, गाड़ी देना, धन उपलब्ध कराना,
ऐसे सभी काम ये कहलाएंगे कि उस व्यक्ति ने उस दोषी के लिए, अपराधी के लिए आश्रय किया है। ठीक है, ये आश्रय की श्रेणी में आएंगे। लेकिन एक चीज को देखते हैं यहाँ पर, जो आईपीसी 130 है और आईपीसी 157 है, आईपीसी 130 और आईपीसी 157, इन दोनों को छोड़ करके अगर पति पत्नी द्वारा एक दूसरे को अपराध करने पर शरण अगर दी जाती है तो इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगी। ये ध्यान रखना, इनको छोड़कर। ठीक है, और अगर आईपीसी 130 और 157 में पति पत्नी एक दूसरे को अपराध करने पर शरण देते हैं तो वो शरण की श्रेणी में आएगा। ठीक है ना। और अगर नहीं, इन दोनों को छोड़ करके अगर कोई बात है तो पति और पत्नी का एक दूसरे को दी गई शरण नहीं कहलाएगी इस धारा के अंतर्गत। अच्छा दोस्तों, ये मैंने अध्याय 2 पूरा किया है। अभी आगे हम अध्याय 3 और आगे भी इस तरह 2300 अध्याय तक हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी कुछ फायदा हो और उन लोगों का भी कुछ फायदा हो, ताकि ये उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती जो 2021 वाली है, इसमें 2 स्टार आप लगा सकें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने दोस्तों में शेयर करो, उनका भी फायदा होगा।